नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। पहले पाकिस्तान हमें टेंशन देता था, अब टेंशन के रिटर्न गिफ्ट मिलने की बारी पाकिस्तान की है। आज हम खबरदार में सबसे पहले पाकिस्तान के इंडिया वाले डर, बेचैनी और बिलबिलाहट का विश्लेषण करेंगे। इंडिया वाले टेंशन ने पाकिस्तान को इतना कंफ्यूज कर दिया है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। हालत यह है कि पाकिस्तान भारत में बन रहे एक कानून से भी डर रहा है। हमने आपको खबरदार में बताया था कि भारत सरकार देश के नक्शे को लेकर एक कड़ा कानून लाने जा रही है, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अभी यह कानून बना भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान इसको लेकर भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के मंच पर शिकायत लेकर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को चिट्ठियां लिखी हैं और भारत के जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल पर आपत्ति जताई। पाकिस्तान का सिर्फ यही डर नहीं है, पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया है। अब पाकिस्तान के लिए मसूद अजहर पर साइलेंट मोड में बने रहना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डर वो इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसका सफल टेस्ट भारत ने रविवार को किया था। यह एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर रेंज में आने वाली दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने की ताकत रखती है। पाकिस्तान भारत के उस K4 मिसाइल के सीक्रेट टेस्ट से भी बेचैन है, जिस K4 मिसाइल का टेस्ट 1 महीने पहले समंदर के अंदर परमाणु पनडुब्बी अरिहंत से किया गया था। भारत की बढ़ती रक्षा ताकत ने चाइनीज व्हीलचेयर पर चल रहे पाकिस्तान के होश उड़ा दिए, इसलिए अब वो सपने में भी भारत का डर उसे सता रहा है। नक्शे वाले बिल को लेकर कैसे पाकिस्तान बिलबिला गया है और भारत ने पाकिस्तान को क्या जवाब दिया है, ये हम आपको बताते हैं। भारत के नक्शे वाले नए बिल पर पाकिस्तान बिलबिला गया है। नक्शे वाले नए बिल का मतलब है कि अगर किसी ने भारत का गलत नक्शा दिखाया तो उसे 7 वर्ष तक की सजा और 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अभी बिल का ड्राफ्ट ही तैयार हुआ है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ शिकायत लेकर संयुक्त राष्ट्र के पास चला गया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को चिट्ठियां लिखी। इन चिट्ठियों में भारत सरकार के जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल के खिलाफ शिकायत की गई। पाकिस्तान ने कहा कि भारत अपने आधिकारिक नक्शे में विवादित जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखा रहा है और जो लोग या संस्था जम्मू कश्मीर को विवादित हिस्सा दिखाएंगे उन पर सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। पाकिस्तान का कहना है कि भारत सरकार का ये बिल जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। चिट्ठियों में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने से रोके। प्रस्तावित विधेयक भारत का पूर्णतः आंतरिक विधायी मामला है, क्योंकि समूचा जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान तथा अन्य किसी पक्ष का इस विषय में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत सरकार इस मामले को पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष बार बार और लगातार उठाए जाने के प्रयासों को दृढ़तापूर्वक नकारती है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को जवाब दे दिया है कि ऐसे मामलों में पाकिस्तान या किसी भी दूसरे देश को दखल देने का अधिकार नहीं है। नक्शे वाले जिस बिल पर पाकिस्तान बेचैन होकर चिट्ठियां लिख रहा है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। ये भारत सरकार का जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल है, जिसके ड्राफ्ट के मुताबिक भारत के अभिन्न हिस्सों को नक्शे में गलत तरीके से दिखाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। यही नहीं, गलत नक्शा दिखाने पर 1 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान में और अरुणाचल के हिस्से को चीन में दिखाने वाले नक्शों की वजह से सरकार ये कड़ा कानून लेकर आई। हाल में ट्विटर पर कश्मीर को चीन में और जम्मू को पाकिस्तान में दिखाया गया था, जिसे सरकार के डंडा चलाने के बाद सही किया गया था। नक्शे पर नए बिल के मुताबिक भारत के किसी भी जगह की अंतरिक्ष से तस्वीर या जानकारी लेने, उसे प्रसारित करने और वितरित करने से पहले सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। जो भी व्यक्ति या संस्था भारत की जगहों की जानकारी को पाना चाहते हैं, उसे डिजिटल या दूसरे तरीकों से प्रसारित करना चाहते हैं, उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। यही नहीं, ये कानून पूरे भारत के अलावा उन भारतीय नागरिकों पर भी लागू होगा जो भारत के बाहर रहते हैं। नक्शे वाले इस कानून पर भारत सरकार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती है।
अभी तो ये तो एक इनिशियल कंसेप्ट स्टेज है, इसको लेकर के पाकिस्तान या कोई और इस तरह का प्रतिक्रिया देना कोई आवश्यकता नहीं है, और हम लोग नहीं समझते कि उसको फिर कॉग्निजेंस लेना चाहिए। इस बिल पर पाकिस्तान की बिलबिलाहट जम्मू कश्मीर को लेकर है। वो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला दे रहा है, लेकिन उससे अपने गुनाहों का एहसास नहीं। ये बहुत अजीब है कि कानून भारत में बन रहा है और पेट में दर्द पाकिस्तान के हो रहा है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों में नक्शे वाला वो कड़ा कानून बना हुआ है जिसके बारे में भारत ने वर्ष 2016 में आकर सोचा है। इसी माफी की कार्रवाई कल कोई हिंदुस्तानी करता है अगेंस्ट यूएस तो बहुत बड़ी सजा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको फाइन लग सकता है। इसी माफी का अगर आप करें यूके के अगेंस्ट में या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में या न्यूजीलैंड, आपके जो ताल्लुकात हैं आपके देश के और उनके देश के ताल्लुकात वो भी कम्प्लीटली खत्म हो जाएंगे। अभी तो पाकिस्तान के लिए टेंशन वाला सिलसिला शुरू ही हुआ है। वो भारत के एक बिल को लेकर बेचैन है, लेकिन उसकी बेचैनियों की लिस्ट लंबी है क्योंकि भारत से उसके लिए टेंशन की फुल सप्लाई शुरू हो चुकी है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। नक्शे वाले बिल पर पाकिस्तान की बिलबिलाहट तो आपने देख ली। अब हम पाकिस्तान की इंडिया वाली परेशानी नंबर 2 का विश्लेषण करेंगे। यह परेशानी है पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर को लेकर, जिसके खिलाफ नया रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। पाकिस्तान मसूद अजहर और पठानकोट हमले पर 7 हफ्ते से चुप्पी साध कर बैठा है, लेकिन इस चुप्पी से पाकिस्तान का डर पता चल रहा है। वो चीन के सहारे चुपचाप मसूद अजहर को बचाने में लगा है, लेकिन क्या भारत मसूद अजहर पर पाकिस्तान को मुंह बंद करके रहने देगा? ये पाकिस्तान के लिए बेचैनी वाला बड़ा सवाल है। इस बिल के मुताबिक मुतनाज़ा इलाकों को इंडिया से अलग दिखाने पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। कश्मीर समेत कई मुतनाज़ा इलाके हैं। इस बिल को जो स्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल जो है ये इंडियन पार्लियामेंट से मंजूर हो गया है और इसके मुताबिक कश्मीर को नक्शे के अंदर हिस्सा दिखाना लाजमी करार दिया गया। अगर नहीं करेंगे तो फिर सजा इंडिया के अंदर, भारत के अंदर दी जाएगी। ये क्या हो रहा है? हम किधर लगे हुए हैं और कश्मीर हमारे हाथ से जा रहा है। यहाँ पे नक्शा लगा दिया। पनामा लीग में लगे रहे और लोग हमारा पजामा ले भागे, तो ये तो नहीं होना चाहिए। भारत के नक्शे वाले बिल से पाकिस्तान को बिजली के झटके लग रहे हैं, लेकिन शॉक लगने का सिलसिला अभी तो शुरू ही हुआ है। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर को पाकिस्तान कब तक बचाएगा? मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ के खिलाफ इंटरपोल का बिल्कुल फ्रेश रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब क्या होता है, ये भी हम आपको बताते हैं। किसी अपराधी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तब जारी होता है जब उस अपराधी की लोकेशन के बारे में पता होता है कि वो किस देश में छिपा है। तब कोई देश इंटरपोल से अपराधी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाता है। रेड कॉर्नर नोटिस संबंधित देश की तरफ से इंटरपोल का अरेस्ट वारंट होता है। इसके लिए एक देश से दूसरे देश को अपील की जाती है कि वो अपराधी को गिरफ्तार करे और उसे संबंधित देश को सौंप दे। हालांकि मसूद अजहर के खिलाफ संसद पर हमले और जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमले के मामले में इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी हो चुका है। इसी तरह उसके भाई अब्दुल रऊफ पर 1999 के IC 814 हाईजैक केस में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। फिर भी कभी पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की। लेकिन क्या आज की दुनिया के हालात में पाकिस्तान मसूद अजहर और उसके भाई पर साइलेंट मोड में रह सकता है? पाकिस्तान बहुत दिनों तक इन दोनों आतंकवादियों को नहीं छिपा सकता। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से उनके ऊपर पंजा जो है वो कसता जा रहा है और बहुत ऑप्शंस नहीं बचे। भारत ने मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान पर जो दबाव बनाया है वो पाकिस्तान को अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा है। पठानकोट हमले और मसूद अजहर को लेकर वो बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठा है जिससे उसे कार्रवाई ना करनी पड़े। NIA ने काशिफ जान और शाहिद लतीफ के खिलाफ भी इंटरपोल नोटिस जारी करवाया है। ये जैश ए मोहम्मद के उन आतंकवादियों के हैंडलर रहे हैं जिन्होंने 31 दिसंबर की रात को पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था। NIA ने पठानकोट हमले को लेकर चंडीगढ़ की स्पेशल कोर्ट में वो वीडियो भी पेश किया था जिसमें मसूद अजहर का भाई रऊफ पठानकोट हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दिख रहा है। इस वीडियो को पाकिस्तान की एक वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।
बाद में वीडियो हटा लिया गया और वेबसाइट भी बंद कर दी गई थी। एनआईए ने मसूद अजहर और उसके तीनों साथियों के वॉइस सैंपल पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से मांगे थे, जो पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत आई थी। भारत मसूद अजहर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी गया था, लेकिन वहां चीन ने इस पर वीटो कर दिया था। लेकिन चीन की दीवार के सहारे मसूद अजहर को पाकिस्तान कब तक बचाएगा? पाकिस्तान मसूद अजहर पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। हाल ये है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पठानकोट हमले की जांच करने आई थी। तब से 7 हफ्ते बीत चुके हैं। पाकिस्तान ने पठानकोट की जांच पर कुछ भी जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान की चुप्पी में ही उसका डर छिपा हुआ है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान के इंडिया वाले डर की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम आपको पाकिस्तान की उस बेचैनी के बारे में बताएंगे जो इस वक्त पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर भी है। पिछले 2 महीनों में भारत ने जो बड़े मिसाइल टेस्ट किए हैं, उसने पाकिस्तान के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया है। भारत की मिसाइलों के टेस्ट देखकर पाकिस्तान संत बन गया है। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने शांति के कबूतर उड़ा रहा है और कह रहा है कि भारत हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े डर का विश्लेषण भी आज जरूरी है। सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल और किलर K4 मिसाइल, 2 महीने में भारत की ताकत के ये 2 टेस्ट हैं, जिनसे पाकिस्तान के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक पाकिस्तान में सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज CISS की मीटिंग में भारत को खूब कोसा गया और कहा गया कि भारत हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे रहा है। यह पाकिस्तान की बेचैनी और पाकिस्तान का डर है। भारत की मिसाइल वाली ताकत को देखकर पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए हैं। अभी रविवार को ही भारत ने सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का टेस्ट किया है। यह सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर की रेंज में आने वाली दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने की ताकत रखती है। इस मेक इन इंडिया मिसाइल की रफ्तार हवा की रफ्तार से भी तेज है। यह मिसाइल पूरी तरह से भारत में बनी है, जिसे DRDO ने बनाया है। 7.5 मीटर लंबी इंटरसेप्टर मिसाइल में एडवांस नेविगेशन सिस्टम लगा है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से दुश्मन की किसी भी मिसाइल को बीच में ही मार गिराया जा सकता है। ये सामरिक महत्व के जो आणविक अस्त्रों से युक्त जो बैलिस्टिक मिसाइल हमारी और दुश्मन को दागता है अगर, तो उनको ध्वस्त करने के लिए होता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर वो K4 मिसाइल भी है, जिसे भारत ने कई वर्षों की मेहनत के बाद तैयार किया है। ये मिसाइल समंदर के अंदर परमाणु पनडुब्बी अरिहंत से दागी जा सकती है, जो भारत पर परमाणु हमला करने की स्थिति में हमलावर देश को तबाह कर देगी। 3500 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल के दायरे में चीन और पाकिस्तान दोनों हैं। भारत 5वां देश है जिसके पास समंदर के अंदर परमाणु पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तकनीक है। इसका सफल टेस्ट पिछले महीने अप्रैल में किया गया था। पाकिस्तान के पास न परमाणु पनडुब्बी है, न ही K4 मिसाइल जैसी तकनीक। वो चाइनीज पनडुब्बियों के सहारे चल रहा है। पाकिस्तान और चीन के किसी भी धोखे का जवाब देने की भारत की तैयारी पूरी है। पाकिस्तान के लिए परेशानी ये है कि उसे F-16 विमान भी अमेरिका से नहीं मिल रहे हैं, जिसके लिए वो जोर लगाए हुए है। उसे बस चीन की दीवार का ही सहारा है, जो कब तक पाकिस्तान को बचाएगी। आज तक ब्यूरो। जंग में सैनिक सिर्फ शहीद नहीं होते, कई बार सैनिक हमेशा के लिए लापता हो जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी दुश्मन देश की काल कोठरी में काट देते हैं। अब हम आपको भारत पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग में शहीद मान लिए गए एक भारतीय सैनिक के बारे में बताएंगे, जिसके 45 साल बाद जिंदा होने की खबर आई है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सिख रेजिमेंट के सिपाही बलविंदर सिंह लापता हो गए थे। बलविंदर सिंह के परिवार को तार से सूचना मिली कि बलविंदर सिंह जंग में शहीद हो गए हैं, लेकिन अब 45 साल बाद पता चला जिन बलविंदर सिंह को शहीद मान लिया गया था वो तो पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद हैं। अमृतसर में अपनी बेटी के साथ रहने वाली बलविंदर सिंह की पत्नी को जब से अपने पति के जिंदा होने की खबर मिली है, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तानी जेल में युद्ध कैदी बनकर 45 साल से बंद बलविंदर सिंह की बेटी का कहना है कि अब चाहे जो भी हो जाए, वो अपने पिता को पाकिस्तानी जेल से छुड़ाकर वापस भारत जरूर लेकर आएगी।
ਵਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। प्लीज रिक्वेस्ट करती है सरानिया सरकार ने के चोली मांग के दरखास्त करनी है, प्लीज वो मेरे पापा नु वापस लेके आना। दिसंबर 1971 में हरबंस कौर की जिंदगी सूनी हो गई जब उन्हें पता चला कि उनके पति बलविंदर सिंह भारत पाक जंग में शहीद हो गए हैं। पति की शहादत का गम भुलाकर हरबंस कौर ने अकेले ही परिवार को संभाला, लेकिन 45 साल बाद जब उन्हें पता चला कि उनके पति जिंदा हैं और पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद हैं, तब से हरबंस कौर की आंखों में खुशी के आंसू थम ही नहीं रहे। ਵੀਰ ਘਰੋਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੂਨੇ ਸੀ ਜੂਨਟ, ਪੂਨੇ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਜੂਨਟ ਆਈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਰ ਹੀ ਆਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਖਿਆ ਉਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਗਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। अमृतसर के छोटे से गांव चब्बा कला में अपनी बेटी के साथ रहने वाली हरबंस कौर अब 68 साल की हो चुकी हैं। वो बताती हैं कि उनके पति बलविंदर सिंह सिख रेजिमेंट के सिपाही थे। 1971 की जंग में उन्होंने दुश्मनों से लोहा लिया। जंग के दौरान ही हरबंस को सेना का एक तार मिला जिसमें लिखा था बलविंदर सिंह दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। लेकिन आज तक ना तो सिख रेजिमेंट ने बलविंदर सिंह का शव परिवार को सौंपा, ना ही अस्थियां। इसीलिए हरबंस कौर के मन के किसी कोने में पति के लौटने की हल्की सी उम्मीद हमेशा जिंदा रही। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਜਾਣੀ ਆ। 1971 की जंग में शहीद माने जाने वाले सैनिक बलविंदर सिंह की बेटी बलजिंदर अब तक खुद को बदनसीब मानती आई थी, क्योंकि जब वो पैदा हुई तभी उनके पिता के शहीद होने की खबर आई। जब भी पाकिस्तान से भारतीय कैदियों की रिहाई की खबर आती है तो वो अपनी मां के साथ अटारी बॉर्डर जाती है, लेकिन हर बार मायूस होकर लौटना पड़ता है। अब बलजिंदर ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो अपने पिता को पाकिस्तान की जेल से छुड़वाकर भारत वापस लाएंगी। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵੀਰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। जिसे पूरी दुनिया शहीद मान चुकी थी, उस सैनिक बलविंदर सिंह के जिंदा होने की खबर पूरे चब्बा कला गांव के लिए खुशखबरी की तरह है। अब पूरा गांव बलविंदर सिंह को पाकिस्तान की जेल से लाने की कोशिश करने की कस्में खा रहा है। जिद्दन दा इन्होंने गुड्डी ने बेचारी ने भज नस की आके पिंड दे विच दस्सिया भी मेरा पापा जिंदे आ, ते सानू तो इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है। तो हाँ वध तो वध इन्हां दी हड़प करांगे, सारा नगर इन्हां दे बिल्कुल हाँ सहयोग देंगे, जिथे भी सानू कहणगे इन्हां दे नाल पहुंचांगे। हाँ तो सरकार गड़ी, सूबा सरकार गड़ी, सेंट्रल सरकार गड़ी भी यहो अपील करते हैं सरदार बलविंदर सिंह आपदे घरे अपना आउण ते सानू इदों वड्डी खुशी किहड़ी हो सकती है। बलविंदर सिंह की तरह ही पाकिस्तान की जेलों में कई भारतीय सैनिकों के कैद होने की खबरें आती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान इन खबरों को दबाता आया है। लेकिन हरबंस कौर को उम्मीद है कि वो प्रशासन की मदद से अपने पति को 45 साल बाद एक बार फिर जरूर देख पाएंगी। अमित शर्मा, अमृतसर, आज तक। बलविंदर सिंह अकेले भारतीय फौजी नहीं हैं जिनके पाकिस्तानी जेल में बंद होने की खबर आई है। जुलाई 2014 में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने संसद को बताया था कि 1971 की जंग में 54 भारतीय सैनिक लापता हो गए थे, जिनके बारे में अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। लापता हुए 54 भारतीय सैनिकों में 27 आर्मी, 24 एयरफोर्स, 2 नेवी और 1 बीएसएफ का सैनिक शामिल माना जाता है।
माना जाता है कि इन लापता भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान ने बंधक बनाकर जेलों में रखा हुआ है। हालांकि इसके ठोस सबूत न तो भारत सरकार के पास हैं और न ही कभी पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार किया है। जून 2007 में लापता सैनिकों के 14 परिजनों का एक दल पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें अपनी 10 बड़ी जेलों का दौरा करवाया था, लेकिन वहां 1971 की जंग के 54 लापता सैनिकों में से एक भी कैदी नहीं पाया गया। विडंबना तो ये भी है कि 1971 की जंग में दुश्मन का मुकाबला करते हुए लापता हो गए 54 जवानों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया है। सेना के नियम के मुताबिक 7 साल तक लापता जवानों को शहीद मान लिया जाता है, लेकिन सेना का कहना है कि 54 लापता जवानों के पाकिस्तान की जेलों में बंद होने की उम्मीद है, इसीलिए उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यानी बिना ड्राइवर वाली कारों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली में अब मेट्रो ट्रेन्स भी बिना ड्राइवर के चलेंगी? दिल्ली में आज ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किया गया। इस मौके पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की विधिवत शुरुआत के मौके पर मौजूद थे। बिना ड्राइवर वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन को दिसंबर 2016 में चलाने की तैयारी है। हालांकि शुरुआत में ट्रेन में एहतियात के तौर पर ड्राइवर भी रहेंगे, लेकिन सब कुछ ठीक रहने पर ट्रेनें बिना ड्राइवर के चला करेंगी। आज तक की टीम ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का रियलिटी चेक किया और ये जानने की कोशिश की है कि ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन काम कैसे करती है। सजी धजी और गुलाबी रंग में रंगी ये है देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। जो इस साल के आखिर तक पटरियों पर दौड़ने लगेगी, वो भी बिना ड्राइवर। जो ये सिस्टम है ड्राइवरलेस या अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम, ये इस सेफ्टी को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। मीनिंग इसका ये हुआ कि जो ह्यूमन एरर हो सकती है, जो आज ड्राइवर जो एरर कर सकता है, उसको अवॉइड करने के लिए ड्राइवरलेस सिस्टम होता है। तो इसलिए ये सेफर है, मच सेफर है। जब ऑटोमेटिक सब कुछ चलेगा तो उसमें गलती हो पाना असंभव सा होगा, जिसकी वजह से एक तो एफिशिएंसी बढ़ेगी और दूसरा गलती की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है तो वो भी, उसके भी चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं मेट्रो को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन्स में 33% बिजली की कम खपत होगी। फिलहाल दिल्ली मेट्रो ने कुल 81 चालक रहित मेट्रो ट्रेनें खरीदी हैं, जिनके हर कोच में 380 यात्री सफर कर सकेंगे, जिससे 6 डिब्बों की हर मेट्रो ट्रेन में 240 ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। बिना ड्राइवर वाली इन मेट्रो ट्रेन्स के ट्रायल चल रहे हैं। शुरुआत में एहतियात के तौर पर इन मेट्रो में ड्राइवर तैनात होगा, बाद में बिना ड्राइवर चलने लगेंगी। ये ट्रेन अपने आप में एक पूरी यूनिट है, ये अपने आप ही चलेगी, सिर्फ मॉनिटर किया जाएगा सेंट्रल कंट्रोल में। बट अदरवाइज सारी ट्रेन्स ऑटोमेटिकली यार्ड से निकलेंगी अपने निर्धारित टाइम पे और पूरा अपना रास्ता तय करके वापस फिर डिपो में आके पार्क हो जाएगी। आज तक की टीम ने ड्राइवरलेस मेट्रो का जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि बिना ड्राइवर के मेट्रो ट्रेन कैसे ऑपरेट करेगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। पैसेंजर इंफॉर्मेशन के लिए, रूट्स मैप के लिए और जो ग्राफिक्स, एड्स जो भी हम देना चाहें ये प्रोग्रामेबल हैं। हर कोच में हमने 6 स्क्रीन्स लगाई हैं और 4 जो है रूट के ऊपर हमने इंफॉर्मेशन देने के लिए लगाए हैं। ड्राइवरलेस मेट्रो और भी ज्यादा स्मार्ट होगी। ट्रेन में यात्रियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर कोच में एलसीडी स्क्रीन लगी हैं, जिसमें यात्रियों को स्टेशन की जानकारियां दी जाएंगी। हर कोच की हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं। यहाँ पर हर कोच में 4 सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और कोच के बाहर भी कैमरे होंगे और किसी तरीके की कोई अगर दिक्कत होती है तो पैनिक बटन है, इस पैनिक बटन को दबाने के बाद ये जो कैमरा है उसकी तरफ फोकस हो जाएगा और सेंट्रल कंट्रोल रूम जहां से उसको पूरे तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है वहां पे जो लोग मौजूद हैं वो जुट जाएंगे। किसी तरीके की भी अगर परेशानी या किसी तरीके का भी कोई डेंजर अगर ट्रेन के अंदर है कुछ है तो उसको ठीक करने के लिए वो वहां पर जुट जाएंगे। इसके अंदर खास तौर पे
चार्जिंग के लिए जो प्लग है वो लगाए गए हैं और साथ ही में USB के लिए भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की खासियतें तो लाजवाब हैं ही, इसकी खूबसूरती भी गजब है। रंग बिरंगी सीटें इस मेट्रो ट्रेन में 4 चांद लगा रही हैं। इसकी जो चौड़ाई है उसको बढ़ाया गया है जिससे ज्यादा लोग यहाँ इस मेट्रो में सफर कर पाएंगे और जो सीटें हैं वो अलग अलग रंग की इसमें लगाई गई है, यानी कि सीटों की जो रौनक है वो मेट्रो से जो ट्रेन है उसकी रौनक को और ज्यादा बढ़ा देगी। दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं जो LED जो स्क्रीन होगी इस पर बाकायदा पूरा जो मैप होगा, रूट मैप होगा और दूसरी तरफ यहाँ पर भी स्क्रीन लगी हुई है जिसमें आपको स्टेशन की जानकारी दी जाएगी और साफ और क्लियर शार्प तरीके से। आंखों को भाने वाली खूबसूरती से सजी ड्राइवरलेस मेट्रो में सेफ्टी के भी फुल प्रूफ इंतजाम है। मेट्रो प्रशासन का तो यहाँ तक कहना है कि बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन ड्राइवर वाली मेट्रो से ज्यादा सुरक्षित यात्रा की गारंटी देगी। जो भी नई मेट्रो प्लान हो रही दुनिया में कहीं भी, वो ये नया जो सिस्टम है ड्राइवरलेस CBTC, ये इसी से हो रही है। ये मोस्ट इम्प्रूव्ड मोस्ट मॉडर्न सिस्टम है जिससे कि सेफ्टी इंश्योर की जाती है पैसेंजर्स की। तो तैयार हो जाइए, जल्द ही बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन आपकी सेवा में हाजिर होने वाली है। कपिल शर्मा के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। देश में पहली बार ड्राइवरलेस या फिर यूं कहें कि फुल्ली ऑटोमेटिक मेट्रो ट्रेन दिल्ली में चलेगी। हालांकि दुनिया के कई देशों में ऐसी पूरी तरीके से ऑटोमेटिक ट्रेनें कई दशकों से चल रही हैं। दुनिया में पहली बार फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेन न्यूयॉर्क में साल 1961 में चलाई गई थी। 2014 तक दुनिया के 32 देशों में 47 फुल्ली ऑटोमेटिक मेट्रो रेल सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की स्टडी के मुताबिक दुनिया के 6% रेल ट्रांजिट सिस्टम पर फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेनें चलती हैं। स्टडी के मुताबिक फुली ऑटोमेटिक ट्रेनें चलाने का खर्च सामान्य ट्रेनें चलाने से 70% तक कम होता है। स्टडी में यह दावा भी किया गया है कि पूरी तरीके से ऑटोमेटिक ट्रेनें सामान्य ट्रेनों के मुकाबले 10 से 15% ज्यादा मुनाफा देती हैं और ड्राइवरलेस ट्रेनों में 4 से 6% तक ज्यादा यात्री सफर कर सकते हैं। यानी यात्रियों के साथ साथ दिल्ली मेट्रो के लिए भी ड्राइवरलेस ट्रेनें मुनाफे का सौदा साबित हुई। खबरदार में बात 21 जून को होने वाले विश्व योग दिवस की। इस दिन भारत सहित पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग योग करेंगे, लेकिन इस बार योग दिवस पर केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के एक फरमान से विवाद पैदा हो गया है। आयुष मंत्रालय ने सभी स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में योग दिवस पर प्रोटोकॉल प्रोग्राम का प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक इस बार योग दिवस के मौके पर ओम शब्द का उच्चारण जरूरी कर दिया गया है। योग दिवस के मौके पर आयुष मंत्रालय ने 45 मिनट का प्रोटोकॉल प्रोग्राम तैयार किया है। इसके मुताबिक शुरुआत में ही 2 मिनट ओम का उच्चारण किया जाएगा। इसके बाद 6 मिनट में गर्दन, कंधे और शरीर के ऊपरी हिस्से को हिलाना होगा। इसके बाद 18 मिनट योगासन करना होगा, 2 मिनट कपालभाति, 6 मिनट प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम आदि करना होगा। 9 मिनट के मेडिटेशन प्रोग्राम के बाद आखिर में 2 मिनट ओम के उच्चारण के साथ शांत। जब तक निर्देश को निर्देश समझा जाएगा, आदेश नहीं, तब तक विवाद की जरूरत होनी नहीं चाहिए। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।